हेलो एवरीवन। इंश्योरेंस लॉ की आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सोशल इंश्योरेंस और सामाजिक बीमा। देखिए, सामाजिक बीमा की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सामाजिक बीमा की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले इन कारणों को हम जानते हैं। समाज के उन्नति के लिए, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए उसके सदस्यों द्वारा जोखिम उठाना प्राय वंचित या आवश्यक होता है। ठीक है, अगर हम जोखिम ही नहीं उठाएंगे तो सोसाइटी डेवलप कैसे होगी? ऐसी स्थिति में यदि सामाजिक बीमा द्वारा सदस्य आर्थिक रूप से सुरक्षित किए जाते हैं तो उनके लिए वांछित जोखिम उठाना आसान हो जाता है। भाई, अगर किसी ने मान लीजिए जोखिम उठाई है और अगर उस जोखिम को कवर कर लिया जाए, यानी कि अगर उसे सोशल सिक्योरिटी प्रदान कर दी जाए सोशल इंश्योरेंस के द्वारा, तो उसके लिए वो जोखिम उठाना आसान हो जाएगा। और इस प्रकार समाज का जो डेवलपमेंट है, सोसाइटी का जो वेलफेयर है, उसमें योगदान करना उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा। लोग ईजिली जोखिम उठा सकेंगे। तो समाज के पास भी सदस्यों के अंशदान के रूप में एक वृत्त कोष एकत्र हो जाता है इस रूप में, सामाजिक बीमा के रूप में, जिसका प्रयोग समाज कल्याण की अन्य योजनाओं में होता है। इस प्रकार सामाजिक बीमा के लिए किया गया जो कंट्रीब्यूशन है उसको समाज से वो क्या होगा, समाज गतिशील बनेगा उससे, और समाज के सदस्यों द्वारा जो चुकाई गई जो कीमत है, जो अमाउंट है इंश्योरेंस के रूप में, वो भी देखा जा सकता है। तो आज सोशल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। और सोशल इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि देखो, समाज के हर सदस्य के जीवन में किसी न किसी समय ऐसी घटनाओं का घटना संभाव्य ही होता है जो सदस्य को आर्थिक रूप से अत्यंत विषम परिस्थितियों में ला दे। और यदि उस व्यक्ति को उस स्थिति में कुछ समय के लिए आर्थिक अवलंबन न मिले, मतलब उसे अगर किसी प्रकार की इकोनॉमिक हेल्प नहीं मिलती है, तो जीवन में सामान्य स्थिति पा सकना उसके लिए असंभव नहीं तो कम से कम कठिन तो हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने का एक तरीका है सामाजिक बीमा। हर सदस्य अपनी सामान्य स्थिति के रहते कुछ न कुछ धनराशि एक सामाजिक कोष में एक निश्चित समय अंतराल, चाहे वो एनुअली, चाहे वो हाफ ईयरली या फिर वो मंथली आदि तरीके से वो अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराता है। और किसी सदस्य के ऊपर अचानक अगर कोई विपदा आ जाती है तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि के आधार पर उसे आर्थिक सहायता उसको दी जाती है। क्योंकि देखिए, इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि सभी सदस्यों के ऊपर एक साथ कोई ना कोई विपदा आ पड़े, इसलिए संभव होता है कि विपदाग्रस्त सदस्य को उसके कंट्रीब्यूशन से काफ़ी अधिक आर्थिक सहायता मिल सके। तो इस तरह एक्चुअल में इस तरह से हमने क्या समझा कि सोशल इंश्योरेंस जो है वो सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट है जिसमें लोग आपस में मिलकर हानियों को वहन करते हैं। समाज के कई लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है और जिस व्यक्ति को कोई हानि होती है उसमें से उसे आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सामाजिक बीमा के महत्व के बारे में जैसे हमने देखा। सामाजिक बीमा को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि सोशल इंश्योरेंस इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा का एक भाग है सामाजिक बीमा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा के बारे में। तो सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। इसके अर्थ को जान लेना बेहतर होगा। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है समाज द्वारा अपने सदस्यों को दी गई सुरक्षा। इसलिए आकस्मिक स्थिति से उत्पन्न होने वाली ज़रूरत के समय अपने सदस्यों को उनके संरक्षण के लिए समाज द्वारा प्रदान किए गए उपाय सामाजिक सुरक्षा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सडनली जो कंडीशंस हमारे सामने अराइज होती है, सडनली जो यानी आकस्मिक स्थितियाँ जो अराइज होती है, उनसे बचने के लिए जो सिक्योरिटी प्रदान की जाती है वो सिक्योरिटी क्या होती है, आपकी सोशल प्रोटेक्शन के रूप में होती है, सामाजिक सुरक्षा होती है। सोसाइटी के जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी के सदस्यों की कोई दुर्घटना, सेवानिवृत्ति, बीमारी आदि के कारण समस्याग्रस्त स्थिति हो सकती है। इस अवधि के दौरान उन्हें और उनके फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट बनाए रखने के लिए उन्हें पेक्यूनरी हेल्प की ज़रूरत होती है, अन्य रूप में भी उनको सहायता की आवश्यकता होती है। तो हम इकोनॉमिकली या पेक्यूनरी उनकी हेल्प किस तरह से की जा सकती है, ये सामाजिक सुरक्षा का ध्येय है। इस तरह का समर्थन सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय है। सामाजिक सुरक्षा की यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी की जो योजना है आपकी, वो इसको फुलफिल करती है। सामाजिक सुरक्षा कुछ सदस्यों के खिलाफ समाज के सदस्यों को दी गई सुरक्षा है ताकि वे मुकाबला कर सकें समस्याओं से और उनसे बच सकें।
सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। मोटे तौर पर जैसे मैंने बताया, बेसिकली ये निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जब कोई कर्मचारी बीमार पड़ता है तो चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। अपनी बीमारी की अवधि के दौरान वह अपने काम से एब्सेंट रहता है और वह कमा नहीं पाता, तो उस दौरान क्या होता है, अपने स्वयं के रखरखाव या अपने परिवार के रखरखाव के लिए, जैसा कि उनके चिकित्सा उपचार के लिए उनको इकोनॉमिकली हेल्प की ज़रूरत होती है, तो सामाजिक सुरक्षा इस तरह का समर्थन प्रदान करती है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए बीमार हो गया, वो ऑफिस नहीं जा पाया, तो उसे लॉस होगा, प्लस उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी अलग से लगते हैं। तो ऐसे भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो होती है वो सहायता प्रदान करती है। सेकेंडली हम लोग बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल महिला कर्मचारी जब पारिवारिक तरीकों पर होती है तो वे प्रसव पूर्व या प्रसव के बाद की अवधि में कुछ समय के लिए कर्तव्यों में शामिल नहीं हो सकती। उन्हें अपने निर्वाह के लिए सहायता और समर्थन की ज़रूरत होती है। जैसे जॉब में है वो, तो कुछ समय के लिए वो जॉब भी नहीं जा सकती है, तो सामाजिक सुरक्षा के उपाय यानी कि सोशल सिक्योरिटी की जो भी आपके ये जो उपाय होते हैं, जैसे सामाजिक बीमा, ऐसी महिलाओं को मातृत्व लाभ यानी कि मैटरनिटी रिलीफ प्रदान करता है। तो ये महिला कर्मचारियों के लिए भी सही है कि जब वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रही होती है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल वो प्रसव से पहले या प्रसव की बाद की अवधि में जब वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकती है, अपने जो ड्यूटी के प्रति जो ड्यूटीज़ होती है उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रही होती है, तो उस समय उसे हेल्प की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैटरनिटी रिलीफ प्रदान किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं, जब कर्मचारी मशीनों पर काम करते हैं तो एक दुर्घटना के साथ मिलने की संभावना होती है, यानी कि कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है अगर कोई कर्मचारी मशीनों पर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उससे कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंट राइज हो गया मशीन से, उसका कोई हाथ कट गया या किसी तरह से वो विकलांग हो गया, या मान लीजिए उसकी मृत्यु तक हो गई, तो ऐसी घटना से बचने का एक अच्छा उपाय है सामाजिक सुरक्षा। जिससे कि उस जो कर्मचारी है, अगर मान लीजिए वो विकलांग हो गया, वो अब समर्थ नहीं है काम करने में, तो उसके परिवारजन और उसका गुजारा कैसे होगा, इन सब से सुरक्षा प्रदान करती है आपको सोशल इंश्योरेंस। फिर हम बात करते हैं जैसे वृद्धावस्था के बारे में, तो देखिए वृद्धावस्था अधिकांश मनुष्यों के लिए एक अभिशाप है या मानी जाती है, क्योंकि ऐसे समय में वे काम करने के लिए अपनी जो उनकी जो पावर्स है वो खो देते हैं और कमा भी नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपायों के तहत जो है उनको जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स या पेंशन बेनिफिट्स आदि दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपनी जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। या फिर इसका एक और एग्जांपल हो सकता है बच्चों की, जैसे किसी व्यक्ति को उसके जॉब से अचानक निकाल दिया जाता है, या मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। किसी व्यक्ति को जो व्यक्ति बेरोजगारी में हो, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा हो, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा या अपने घर वालों का करेगा, तो इसके संबंध में बेरोजगारी भत्ता आदि की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाती है। ये भी सामाजिक सुरक्षा का ही एक पार्ट है। भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संगठित कार्यबल को कवर करती है। देखिए, एक तो हम ऑर्गेनाइज लेबर की बात कर रहे हैं यहाँ आज के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम अनऑर्गेनाइज लेबर की भी बात करेंगे, उस असंगठित क्षेत्र की बात करेंगे जिसके लिए भी बीमा की आवश्यकता है, जिसको भी सरकार जो है कई योजनाओं के तहत उनके लिए बीमा की योजनाएं लेकर आती है। आज हम बात करेंगे संगठित क्षेत्र की, जिन्हें संगठित क्षेत्र मतलब उन श्रमिकों के रूप में जो संगठित है, किसके रूप में, श्रमिकों के रूप में, जो संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो संगठन के भीतर प्रत्यक्ष नियोक्ता और कर्मचारी संबंध रखते हैं, जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स है। भारत में सामाजिक सुरक्षा विधान यानी कि सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी लेजिस्लेशन है वो किस पे डिपेंड है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उन सबको वो फॉलो करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें सोशल सिक्योरिटी की भावना निहित है। ये अनिवार्य रूप से या तो नियोक्ताओं की लागत पर या नियोक्ता और कर्मचारी का दोनों का जो संयुक्त योगदान होता है उनके आधार पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। कई योजनाएं होती हैं ना, जैसे व्यवहारिक रूप में आप लोग भी जानते होंगे, जहाँ पर कुछ परसेंट तो एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है और कुछ परसेंट एम्प्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है और फिर उनका इंश्योरेंस करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो योजनाएँ हैं वो इस यहाँ सामाजिक सुरक्षा की हेडिंग में आती है। ठीक है, अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है गैर वैधानिक योजनाएं और एक होती है वैधानिक योजनाएं। गैर वैधानिक योजनाओं को और भी अधिक भागों में डिवाइड किया जा सकता है। योजनाएं स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाई जाए अगर कोई ऐसी योजना, या फिर सार्वजनिक सहायता की कोई योजना हो, नियोक्ताओं द्वारा अपने श्रमिकों और कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए कोई लाभ। ठीक है ना। जबकि वैधानिक योजनाएं जो होती हैं उनमें क्या होता है, वो लीगली एनफोर्सेबल होती हैं, उनमें कानून का बल होता है।
देखिए कुछ जो है योजनाएं सरकार द्वारा इस क्षेत्र में चलाई भी गई है, जो वैधानिक योजनाओं की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, उसमें से कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने यहाँ आपके लिए लिखे हैं। फर्स्ट, जैसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की अगर हम लोग बात करें, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है आपका, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इस अधिनियम के तहत ईएसआई योजना का उद्देश्य बीमारी, प्रसूति और रोजगार की चोट के मामले में स्वास्थ्य देखभाल और नकद लाभ प्रदान करना है। फिर मैटरनिटी रिलीफ एक्ट की बात करते हैं हम लोग 1961 की, तो यहाँ पर भी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो आपको लाभ या बीमा जो भी दिए जाते हैं, गर्भावस्था में उससे उत्पन्न जो भी होता है उस दौरान जो भुगतान आपको किया जाता है, माताओं को किया जाता है, वो इसमें शामिल है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम है, ग्रेचुइटी एक्ट है आपका, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है। ये कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। सामाजिक सुरक्षा के अब हम स्कोप यानी कि उसके क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए सामाजिक सुरक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, जिसमें शामिल है सोशल इंश्योरेंस जिसे सामाजिक बीमा कहा जाता है, सोशल हेल्पिंग या सोशल एड जिसे सामाजिक सहायता कहा जाता है, और पब्लिक सर्विस यानी कि सार्वजनिक सेवा। सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कई प्रकार जैसे मातृत्व लाभ है, स्वास्थ्य बीमा है, कार्यकर्ताओं की पारिवारिक पेंशन है, आदि चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, भविष्य निधि योजनाएं आदि। यद्यपि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एक देश से दूसरे देश में भिन्न होते हैं, फिर भी उनकी 3 विशेषताएं देखिए बेसिकली सब में देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट कि वे कानून द्वारा स्थापित हैं, दूसरे वे बेरोजगारी, मातृत्व, काम की चोट यानी कि काम से निकाले जाने, अमान्यता, बुढ़ापे, मतलब जो भी आकस्मिकताएं व्यक्ति के जीवन में घटती है उनसे संबंधित है। ये और लाभ या सेवाएं 3 तरीकों से प्रदान की जाती है सभी में, सामाजिक बीमा के रूप में, सामाजिक सहायता के रूप में या फिर सार्वजनिक सेवा के रूप में। कहने का मतलब है सोशल इंश्योरेंस, सोशल एड और पब्लिक सर्विस, ये तीनों ही तरीके हैं सोशल सिक्योरिटी के। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तरीके यानी कि सोशल इंश्योरेंस के बारे में। यह एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी और जीवन की अन्य जो भी आकस्मिकताएं हैं उनके दौरान व्यक्ति का ध्यान रखने के लिए, हेल्प देने के लिए आवश्यक अंशदान, उनके द्वारा किए गए योगदान, नियोक्ता और सरकार के द्वारा भी जो योगदान इसमें किया जाता है उन योगदानों द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है बीमित व्यक्ति को। सामाजिक बीमा की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। देखिए कुछ जोखिम जिनका व्यक्तियों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सामना नहीं किया जा सकता, उनका सामूहिक रूप से व्यक्तियों के समूह द्वारा सामना किया जाता है, मतलब कलेक्टिवली वो बियर करते हैं इस रिस्क को। ठीक है। सेकंड, सामाजिक बीमा प्रकृति में योगदान है, क्योंकि सरकार और अभिदाता यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूटर है और गवर्नमेंट है, दोनों को सामाजिक बीमा योजना के लिए मासिक सदस्यता जमा करानी होती है। निश्चित आकस्मिकता की स्थिति में उन्हें लाभ प्रदान किया जाता है। बीमित व्यक्तियों द्वारा उनके अधिकारों के अनुसार, उनके वेतन के अनुसार लाभ का दावा किया जाता है। और इसके अलावा इसकी विशेषता है कि उन्हें अनिवार्य आधार पर जोखिम के खिलाफ बीमा किया जाता है और उनके लिए योजनाओं के तहत योगदान करना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि संगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है या फिर कहीं श्रमिक है, जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने वाले श्रमिक है, कानून के तहत उनके लिए ये बीमा करवाना अनिवार्य किया जाता है। फिर हम बात करें अगर सामाजिक सहायता के बारे में, सोशल एड के बारे में, तो यह एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से सरकार जीवन की आकस्मिकताओं के कारण होने वाले संकट को दूर करने का प्रयास करती है। श्रमिकों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए कोई योगदान नहीं किया जाता है इसमें। कहने का मतलब है सामाजिक सहायता में बेरोजगारों की तरह बच्चों, माताओं, इनवैलिड्स, वृद्धों, विकलांगों और अन्य के रखरखाव के लिए गैर रिश्तेदारी लाभ शामिल हैं। छोटे साधनों के व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में लाभ प्रदान किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताओं के न्यूनतम मानकों को पूरा किया जा सके। ये होती है सामाजिक सहायता, जैसे फॉर एग्जांपल राशन वगैरह के माध्यम से सस्ती दर पर गेहूं आदि उपलब्ध करवाना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर पब्लिक सर्विस की, सार्वजनिक सेवा की, तो इस तरह के कार्यक्रम आमतौर पर सरकार द्वारा अपने सामान्य राजस्व से नकद भुगतान या सेवाओं के रूप में एक परिभाषित श्रेणी में आने वाले समुदाय के प्रत्येक सदस्य को सीधे वित्त पोषित होते हैं। कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर जो डेफिनेशन होती है, कहने का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में आने वाले लोग, जैसे कि बीपीएल श्रेणी के लोग हैं आदि, इस तरीके के लोग जो एक जो पर्टिकुलर एक क्लास
क्लास है या पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसको फाइनेंशियल एडिंग की जाती है। ऐसे कार्यक्रमों के उदाहरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हर व्यक्ति के लिए चिकित्सा देखभाल है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा या अनाथ के बच्चे के लिए पेंशन है, फ्री जो दवाइयाँ वगैरह आदि जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है वो सभी सी हेडिंग में आती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे सोशल इंश्योरेंस एंड कमर्शियल इंश्योरेंस में डिफरेंस के बारे में। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।